हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के मीनिंग्स में जाने से पहले थोड़ा सा अपने देखते हैं कि इंट्रोडक्शन या मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ा सा जो वर्ड्स है मैनेजमेंट का वो थोड़ा सा नया है, लेकिन एक्चुअल में मैनेजमेंट का जो वर्ड है यह न्यू नहीं है। इवन जब स्टोन एज सिविलाइजेशन था उसमें भी मैनेजमेंट अप्लाई होता था। अब वो कैसे होता था मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इवन उस समय जो ह्यूमन बीइंग थे वो डिपेंडेंट होते थे दूसरे एनिमल्स पे, और वो लोग क्या करते थे, या तो हंटिंग करते थे या तो फिशिंग करते थे। इन दोनों प्रोसेस करने के लिए मैंस हमेशा क्या करता था, प्लानिंग करता था, सुपरवाइजिंग करता था, गाइडेंस करता था, और इसको हमने बोला प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसको हमने क्या बोला, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया मैनेजमेंट का डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस आने लगे। अब जरूरत ये पड़ी, फेयर महसूस होने लगा लोगों को कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा। और दूसरे का कोऑपरेशन लेने के लिए जरूरी हो गया कि हम सही तरीके से क्या करें, प्लानिंग करें, हम सही तरीके से क्या करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, हम सही तरीके से लीडिंग करें, और सही तरीके से हम क्या, कंट्रोलिंग करें। फ्रेंड्स, प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्लानिंग का, तो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रोसेस है। प्लानिंग मतलब होता है फोरकास्ट करना, फ्यूचर को फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में हमें क्या करना है उसके बारे में डिसाइड करना, रफ आइडिया बनाना और उस पे वर्कआउट करना। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने क्या किया, प्लानिंग कर लिया। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जब एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें मान लीजिए कि हमें ऑब्जेक्टिव्स हमें ऑर्गेनाइज करना, हमारे पास दो टास्क है कि हमें क्या करना है, ए करना है और बी करना है, या आप ऐड कर लो सी करना है। तो तीनों में सबसे बेस्ट क्या है, जो तीनों में सबसे बेस्ट होता है वही क्या करना होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है। हमें एक्टिविटी को क्या करना होता है, सेलेक्ट करके हमें क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। अब सपोज दैट हमने क्या किया, एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लिया बी, कि हमें बी करना है, हमें बी करना है, हमें बी का जो टास्क है उसको हमको फुलफिल करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। एक्टिविटीज मतलब कौन सी एक्टिविटी को पहले करेंगे। अगर सपोज दैट मुझे एक कोई कंपनी बनानी है तो उस कंपनी को बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें डिसाइड करना होता है कि किसकी कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद फंड कहाँ से आएगा, फंड आने के बाद आप ये सोचोगे कि जो कैपिटल है या जो मनी है वो कहाँ से हम हायर करेंगे, कहाँ से लेंगे। फिर आता है कि अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो मैन कहाँ से हायर करेंगे, मींस उसको करेगा कौन। तो दिस इज व्हाट, एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग मींस व्हाट, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कि मींस कौन सी एक्टिविटी को आपको कब करना है, किस तरीके से करना है और क्या करें जिससे क्या हो, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको मिल सके। सेकेंडली, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी के बाद हम रिसोर्स की बात करेंगे कि which resource is need to be coordinated, मींस कौन से रिसोर्स को कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। तो आपको पता है रिसोर्स, आपको पता है फ्रेंड, रिसोर्स मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड मैन, मटेरियल, मनी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो इस रिसोर्स को किस तरीके से हम यूज करें जिससे हमें प्रॉपर क्या मिल सके, प्रॉपर उसका आउटपुट मिल सके, प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल सके। फ्रेंड्स, उसके बाद है लीडिंग। लीडिंग मींस होता है मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल को मैनेज करना। पीपल को मैनेज करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि कोई भी बिजनेस चालू करना है, अगर आपका बिजनेस एक्सपांड हो जाता है, बिजनेस आपका बड़ा हो जाता है, तो उस केस में क्या करना होता है, हमें पर्सन्स को हायर करने पड़ते हैं, हमें एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं। और एम्प्लॉय जब हमने हायर कर लिया तो एम्प्लॉय हायर करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि उसको मंथली सैलरी देनी है, उसके जो पर्क्स हैं उसको अलाउंसेस देना है। तो मींस
कंपनी का क्या होता है, रिस्क बढ़ता है। तो कोई भी कंपनी रिस्क बढ़ाना नहीं चाहती है, लेकिन कंपनी ये सोचती है कि जब हम पर्सन को हायर नहीं करेंगे तो हु विल डू वर्क कौन करेगा। तो ये कंसेप्ट की वजह से क्या होता है, कंपनी हायर करती है और उसको क्या करती है, सही तरीके से मैनेज करती है। मैनेज करने का मतलब होता है आपने हायर कर लिया, अगर आपको मंथली सैलरी नहीं दिया तो क्या होगा, पर्सन भाग जाएगा। मंथली सैलरी नहीं दिया तो पर्सन भाग जाएगा, और पर्सन जब भाग जाएगा तो हु विल अगेन डू वर्क, काम कौन करेगा। सेकेंडली, अगर पर्सन रहता भी है और टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे ईयर एंड होता है तो आप इंक्रीमेंट अगर नहीं दोगे तो बोलेगा कि यार यहाँ इस कंपनी में हमें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्यों हम रहें, तो दूसरी कंपनी में चला जाता है, अगेन आपका लॉस। अब आप बोलेंगे चला गया तो चला गया, लॉस किस बात का। नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली होता है कि जब एम्प्लॉय आपके पास आया उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं था, उसके पास कोई नॉलेज नहीं था, वो फ्रेशर था। लेकिन जब आपने उसको रिक्रूट किया और 1 साल तक उसने आपके पास काम किया तो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो गया, उसके पास नॉलेज हो गया है। अब जब वो बाहर जाएगा तो उस नॉलेज का यूज करेगा, और उसका नॉलेज का यूज करने के बाद क्या करेगा, उसकी सैलरी हाई हो जाएगी और वो हाई सैलरी अर्न करेगा। लेकिन दूसरे साइड अगर आपकी बात करें तो आपके लिए क्या है, वो लॉस है। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल उसको बैठा के पेमेंट दिया है। जब 1 साल उसको बैठा के पेमेंट दिया, जब उससे रिटर्न लेना था आपको, तब आपने क्या किया, उसको निकाल लिया। तो फायदा किसको मिला, दूसरी कंपनी में जाके हायर होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट का फायदा वो ले रहा है, दूसरी कंपनी वाला ले रहा है। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग पीपल इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपको सही तरीके से उस टास्क को करना है। अगेन, मोटिवेटिंग द पीपल को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर पीपल मोटिवेट नहीं होगा तो यहाँ पे वर्क तो करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल वो काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना है। तो मोटिवेशन के लिए क्या होगा, एक बहुत, तो हम लोग आने वाले चैप्टर्स, आने वाले जो वीडियोस होंगे हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। मोटिवेटिंग पीपल मींस होता है टाइम टू टाइम पीपल को फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली मोटिवेशन की जरूरत होती है। फाइनेंशियली मतलब होता है उसकी सैलरी आप बढ़ा दीजिए, उसको इंसेंटिव आप दे दीजिए, उसको अलाउंसेस दे दीजिए, उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसके बदले में आपने कुछ सैलरी में कुछ एडिशन दे दिया। दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक मोटिवेशन, मतलब होता है कि एम्प्लॉय क्या करता है, सम टाइम उसको सैलरी की जरूरत नहीं होती है, सम टाइम एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन की जरूरत होती है, उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है। और रिकॉग्निशन नहीं करेंगे तो भी क्या होता है, वन टाइप ऑफ लॉस होता है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं ऐसा, जो हर साल जो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उस एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को पब्लिक को बताने के लिए, उसका मोटिवेशन हाई करने के लिए एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें सभी एम्प्लॉय को बुलाया जाता है, उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन होता है वो हाई होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सभी एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती है कि उसकी सैलरी बहुत हाई हो। सम पर्सन्स इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि वह एक ऐसे कंपनी के साथ अटैच होना चाहते हैं कि जिससे उनका नाम बढ़े। फॉर एग्जांपल, मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है इंडिया की जो इस सबसे अच्छी एचआर पॉलिसी में बिलीव करती है। मींस वह इस पे फोकस करती है कि एम्प्लॉय खुश रहे, एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या हो, हाई हो। और मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूं कि टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं कि जो लॉस में काम करती हैं। इवन लॉस में काम करने के बावजूद भी टाटा ग्रुप क्या करता है, उस कंपनी को बंद नहीं करता है। क्यों नहीं बंद करता है? दूसरे बिजनेस वाले क्या करते हैं, आज लॉस हुआ कल शटर डाउन, बिजनेस बंद। लेकिन वो इसलिए क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि कंपनी बंद करना आसान है, लेकिन जो कंपनी बंद करने से जो एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे उनका क्या होगा, हम उनका क्या करेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, इवन लॉस करने के बावजूद भी वह कंपनी सरवाइव करती है। तो टाटा ग्रुप सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एम्प्लॉय मोटिवेशनल प्रोग्राम देने में। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड और नेक्स्ट है नंबर 4 पॉइंट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कि हाउ यू कंट्रोल योर एक्टिविटी। मींस कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि you have to check parameter whether
you are achieving your desired goal or you are achieving your desired objectives or not मीन्स आपके ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड किए आपने, जो आपने प्लानिंग की है, वह प्लानिंग राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। ये काम किसका होता है? कंट्रोलिंग का होता है। और इस कंट्रोलिंग में जो हमने सेट किया है, जो पैरामीटर हमारा सेट है कि हमें इतना काम करना है, उसमें क्या होता है? चेक किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है कि जो हमारा डिसाइडेड था वर्क, उसके सामने कितना वर्क हुआ है। मींस स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। स्टैंडर्ड मतलब होता है कि हमारा गोल क्या है, स्टैंडर्ड मतलब होता है कि हमें कितना टर्नओवर या क्या हमें अचीव करना है, और एक्चुअल मतलब होता है कि हमने आज के डेट में कितना एक्चुअल हमें मिला है। सपोज दैट स्टैंडर्ड मतलब होगा, अगर स्टैंडर्ड की हम बात करें तो स्टैंडर्ड मतलब होता है कि मान लो स्टैंडर्ड है 100, मींस हमने डिसाइड किया कि 100 यूनिट हमें क्या करना है, इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस करना है। तो 100 हमें प्रोड्यूस करना था, हमने कितना किया? 40 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल। क्या बोलेंगे हम उनको? एक्चुअल। यही फाइंड आउट करने का काम किसका होता है? कंट्रोलिंग का होता है। अब कितना करना था हमें? 100 हमने किया, कितना? 40। वेरिएशन कितना आया? 60। कितने का वेरिएशन आया फ्रेंड्स? 60 का आया। अब जो कंट्रोलिंग करने वाले हैं वह ये चेक करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड 100 था, हमने रिसीव कितना किया? 40। तो वेरिएशन क्यों आया? यहाँ पे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्यों लगा? क्वेश्चन मार्क क्यों आया? इसके लिए वो लोग क्या करेंगे? उनका फिर से क्या हो जाएगा? वर्क चालू हो जाएगा। वो चेक करेंगे कि कहीं लीडिंग में तो नहीं गलती रह गई, कहीं ऑर्गेनाइजिंग में तो कहीं गलती नहीं रहेगी, और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी प्लानिंग ही गलत था। फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। दोस्तों, मनुष्य जो है वह सामाजिक प्राणी है, जिसको हम कहते हैं सोशल एनिमल्स। वह ग्रुप में रहता है और उसको कुछ भी करना है, उसको दूसरे से कोऑपरेशन लेना होता है। जब कोऑपरेशन लेना होता है तो उसके लिए हमें एक लॉ को, या हम कह सकते हैं कि बिहेवियर को अडॉप्ट करना पड़ता है। एक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जब कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को समझना है तो उसको समझने के पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा मीनिंग्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें मीनिंग्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट ग्रुप ने अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट के थॉट्स को और मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ले चलूंगा उनकी तरफ कि देखते हैं कि उनका डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कुन्स एंड ओडोनेल। अकॉर्डिंग टू कुन्स एंड ओडोनेल। अब ये कहते क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट। मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मींस मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट दूसरों से काम लेने की कला है। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट कुछ नहीं है। मैनेजमेंट आप भूल जाइए कि मैनेजमेंट एक किस चिड़िया का नाम है। बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि हाउ यू विल टेक वर्क फ्रॉम अदर्स। आप किस तरीके से दूसरे से आप काम ले सकते हो, आप परफेक्ट मैनेजमेंट हो। फ्रेंड्स, बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिशियली पढ़ाई नहीं की है, बट वह बहुत ही फेमस हैं। लोग उनको आज भी क्या करते हैं? उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उनके पास परफेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज था। तो इन भाई साहब ने, इन मैनेजमेंट गुरु ने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैनेजमेंट इज आर्ट। मैनेजमेंट रियल में आर्ट है कि आप किस तरीके से वर्क ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब तक आपको ये स्किल डेवलप आप अपने में नहीं कर लेते कि किस तरीके से काम लेना है, काम लेने का अलग तरीका है। एक बड़ी बहन छोटे भाई से किस तरीके से काम ले सकती है, एक सन अपने फादर से किस तरीके से काम ले सकता है, एक सन
अपने मदर से किस तरीके से काम ले सकता है, एक स्टूडेंट अपने टीचर से किस तरीके से काम निकलवा सकता है, एक टीचर अपने स्टूडेंट से किस तरीके से काम निकलवा सकती है, वह है मैनेजमेंट। और यह जो चीजें होती है किसी भी बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। यह जो चीजें हैं कि किस तरीके से आप काम निकलवाने की जो कला है, जो आर्ट्स है, आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। दोस्तों मैंने एमबीए किया हुआ, फिर भी मुझे पता नहीं है, मुझे एक पता नहीं है कि कहाँ वो बुक्स में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कि कौन सा आर्ट्स है जिसके थ्रू हम आसानी से काम ले सकते हैं, या लिखा मेंशन नहीं है। ये आपको अप्लाई करना है, आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना है। तो एक दिन ऐसा होगा कि जो सबसे बड़े जो आर्ट्स जिसको बोला गया ना मैनेजमेंट इज आर्ट, वो आपके पास एलिजिबिलिटी होगी कि हाउ यू विल टेक वर्क फ्रॉम द अदर्स। सेकेंड एक बहुत बड़े मेरे अनुसार बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु, उनका नाम संदीप श्रीवास्तव है। तो संदीप श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग क्या है, हाउ टू कंट्रोल ऑन कॉस्ट टू गेट मोर प्रॉफिट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, एज ए फाइनेंस स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे है, मैं थोड़ा समझाऊंगा। हमेशा आपको कॉस्ट पे कंट्रोल करना है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको एक ही चीज पकड़ के रखना पड़ेगा, कॉस्ट। अगर आपने कॉस्ट को मैनेज कर लिया, डेफिनेटली यू विल गेन मोर प्रॉफिट। एक ही पैरामीटर को आपको कंट्रोल करना है, कॉस्ट। इफ यू कंट्रोल ऑन कॉस्ट, सब कुछ अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल नहीं किया तो सब कुछ क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, सब कुछ वर्थलेस हो जाएंगे। तो इफ यू कंट्रोल ऑन कॉस्ट टू गेट मोर प्रॉफिट इज बेस्ट मैनेजमेंट। आज हर बिजनेसमैन इसी कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल ऑन कॉस्ट। कंट्रोल किस तरीके से करें कॉस्ट पे। कॉस्ट पे कंट्रोल जिस दिन हो जाएगा, अपने आप प्रॉफिट विल इंक्रीज, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा समराइज कर दूं इसको कि मैनेजमेंट इज नथिंग, इट्स ओनली आर्ट्स, इट्स ओनली कंट्रोल ऑन कॉस्ट। You should focus on cost of any product. This is called management. Friends, meanings of management देखने के बाद nature of management देखते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि नेचर को समझना बहुत जरूरी होता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले जो पॉइंट्स है मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका यूनिवर्सल प्रोसेस, देन गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस, साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। दीज आर पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स को वन बाय वन मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब होता है हर जगह मैनेजमेंट है। आपको पता है हर जगह मैनेजमेंट होता है। हमने एमबीए नहीं किया है, लेकिन सुबह स्कूल आना है तो रात को प्लानिंग हो जाती है आपकी। रात को प्लानिंग होती है कि 6 AM पे हम उठेंगे, 6:30 या 7 o'clock हम ब्रेकफास्ट लेंगे, देन वी विल गो फॉर स्कूल। मींस 7 बजे हम लोग घर से निकलेंगे तो 7:20 हमें स्कूल पहुंच जाना है। तो दिस इज योर मैनेजमेंट। आपको पता नहीं है, आपको वर्ड पता भी नहीं होगा कि मैनेजमेंट है, बट यू आर डूइंग। टाइम टू टाइम क्या होता है कि टीचर्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। टीचर भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप भी मैनेजमेंट करो। फिर आप स्कूल से छूटते हैं, घर आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर होमवर्क करते हैं। तो दीज आर प्रिविल्स मैनेजमेंट। इस सभी जगह पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है। तो उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपने भी डिग्री नहीं लिया, एमबीए थोड़ी करके आए थे, बोले नहीं हमने तो एमबीए किया नहीं तो हमने मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। नहीं, आपने मैनेज कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोसेस। हर जगह ये प्रोसेस हो रहा है। सेकेंड वन इज व्हाट, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। फ्रेंड्स, अगर आपने टारगेट बनाया कि मुझे 98% चाहिए 12th में या कॉलेज में कहीं पे भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप एक गोल सेट करते हो। आप क्या सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं कि मुझे इस 12th के एग्जाम में या कॉलेज के एग्जाम में आई वांट टू सिक्योर 98% मार्क्स। तो दिस इज व्हाट, गोल। 98% इज व्हाट, गोल है, वो आपकी गोल है। मैं सोचता हूं कि मैं बहुत अमीर रिच पर्सन बन जाऊं, तो दिस इज माय गोल, यह मेरी गोल है। कोई सोचता है कैटरीना कैफ से शादी कर लें, वो भी उसका गोल है। तो
मैनेजमेंट इज व्हाट? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। यह कौन सी एक्टिविटी है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। विदाउट गोल मैनेजमेंट नॉट पॉसिबल। अगर आपने गोल डिसाइड किया है तो ही मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस प्रिविलेज होता है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब आपको पता है कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अगर अच्छी तरीके से वर्क करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, हर जगह ग्रुप की जरूरत होती है। आपको पता है कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ग्रुप में करेंगे तो वर्क क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा वर्क आप परफॉर्म कर सकते हो। तो मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट अगेन ग्रुप एक्टिविटी। देन कंटीन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? कंटीन्यूअसली आपको वर्क करना पड़ेगा। कंटिन्यू वर्क कंटिन्यूटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल थोड़े टाइम पहले दिया कि इफ यू वांट टू सिक्योर 98% मार्क्स, अगर आपने 98% मार्क्स सिक्योर चाहते हो कि 98% आपको मार्क्स मिले, तो कंस्टेंटली क्या करना पड़ेगा? आपको मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। मींस कंस्टेंटली आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम पर डे स्टडी करें, जिससे जब मार्च में एग्जाम आए तो उस मार्च के एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आए उसमें मैं 98% स्कोर कर लूं। तो वह क्या है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी। आपको कंटिन्यू करना है। एक्टिविटी को कंटिन्यू आप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो जाए। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो डिफिकल्ट है। यानी मैनेजमेंट वहां पे आप सही तरीके से अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। जब सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे तो हाउ यू विल गेट गुड मार्क्स और हाउ यू विल अचीव योर गोल। नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस का मतलब आपको पता है? ह्यूमन मींस ह्यूमन, मनुष्य। ह्यूमन मतलब होता है मनुष्य। ये कौन करेगा? मैनेजमेंट कौन करेगा? पर्सन ही करेंगे ना। तो सो दैट इट्स कॉल्ड ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस मतलब जो वर्क करना होता है वो ह्यूमन ही करेगा, हम करेंगे। ठीक है? कोई स्कूल नहीं करेगी, स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी काम करेगी। पढ़ाई तो हमें ही करना है ना, स्टडी तो हमें ही करना है। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन प्रोसेस। मींस मैनेजमेंट इज व्हाट? ह्यूमन प्रोसेस। ये ह्यूमन प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिसीजन प्रोसेस। कंस्टेंटली आपको क्या करना होता है? डिसीजन लेना होता है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि कोई एक ऐसा पर्सन, कोई अच्छा बिजनेसमैन है या कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, उसका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल आवर पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए गुड डिसीजन मेकर। बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। जो डिसीजन लिया उसको फॉलो करते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा थोड़ा आप लोगों को। आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी वाज द बेस्ट डिसीजन मेकर। और उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि जो डिसीजन लेती थी उस पे स्टिक रहती थी। नहीं, जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है, आप कुछ भी करो। तो मैनेजमेंट का एक कांसेप्ट है कि डिसीजन प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, डिसीजन स्लो नहीं होना चाहिए। यार चलो पढ़ाई करेंगे, बस एक दिन प्लानिंग कर लिया कि पढ़ाई करने वाले हैं, फिर भूल गए, जाने दो यार, अगले दिन पढ़ लेंगे। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने डिसीजन पे फिक्स नहीं हो, आपका डिटर्मिनेशन सही नहीं है। तो आपको क्या करना है? डिसीजन प्रोसेस को चेंज करना है। एग्जांपल में बताऊं आपको, जो बिजनेस टाइकून होते हैं, जो बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनका सिर्फ एक ही काम होता है, पता है? टू टेक इफेक्टिव डिसीजन। फ्रेंड्स, जो बड़े बिजनेस टाइकून हैं उनका काम छोटे-छोटे एक्टिविटी पे फोकस करना नहीं होता है। उनका काम ये है कि हाउ टू कंप्लीट आवर विजन, यानी विजन को पूरा करना है। विजन मींस होता है लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स। तो लॉन्ग टर्म की जो ऑब्जेक्टिव्स है कि 10 साल के बाद हमारी कंपनी कहां जाने वाली है, तो उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाएगा, तो उनका फोकस वहां पे होता है। उनका फोकस होता है कि इस साल हमारी कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़े। तो उसके लिए उनको क्या करना होता है? टाइम टू टाइम इफेक्टिव डिसीजंस लेने होते हैं। फ्रेंड्स, अगर डिसीजन में डिले हो जाता है तो वह भी वन टाइप ऑफ क्या होता है? लॉस कंसीडर किया जाता है मैनेजमेंट थॉट्स में। लॉस माना जाता है कि अगर आपने सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया, सही तरीके से अपने अपॉर्चुनिटी को अचीव नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका हैवी लॉस हो सकता है। तो मैनेजर्स जो बैठे हुए हैं या जो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठे हैं या एमडी जो बैठे होते हैं, वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं? इफेक्टिव डिसीजंस को क्या करते हैं? अंडरटेक करते हैं, इफेक्टिव डिसीजंस को लेते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 7 पॉइंट है साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट में साइंस कहां से आ गया? आपके लिए टेंशन हो जाएगा कि सर ये क्या पढ़ाने लगे, साइंस की तरफ मूव कर गए। तो मैं फ्रेंड्स मैं बता दूं, साइंस सिर्फ मैनेजमेंट में ही नहीं होता, साइंस इज एवरीवेयर। जिस तरीके से मैनेजमेंट एवरीवेयर है, वैसे साइंस भी क्या होता है? हर जगह है। अब साइंस हर जगह में, मैनेजमेंट में कैसे, वो मैं बता दूं आपको।
साइंस से मैनेजमेंट मतलब होता है कि आप मैनेजमेंट में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, और जहां रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा वहां पे साइंस का होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, वहां पे साइंस आएगा ही साइंस। उस जब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती है तो साइंस का होना आवश्यक हो जाता है, और हमें प्रॉफिट गेन करना है, हमें इफेक्टिव पॉलिसी बनानी है, इफेक्टिव प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है, तो वहां पे रूल्स आ गया, जब रूल्स आ गया वहां पे साइंस आ गया, तो मैनेजमेंट इज एज ए साइंस। नाउ मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स, आर्ट्स कहां से आ गया, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मैनेजमेंट इज ए वन टाइप ऑफ आर्ट्स, बहुत अच्छा आर्ट्स है। अगर आपको आर्ट्स नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आया, अगर आपको काम नहीं लेना आया किसी से, किसी वर्कर से आप काम नहीं ले सकते हो, तो आप मैनेजर अच्छे नहीं हो, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। वह गुड मैनेजर वही होता है कि वह अपने सबसे वर्स्ट, सबसे खराब एम्प्लॉय से भी काम लेता हो, ऐसा एम्प्लॉय जो काम करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर मैनेजर उससे काम ले लेता है तो समझिए कि उसके पास सबसे अच्छी मैनेजमेंट पॉलिसी है, उससे अच्छा कुछ ही नहीं, कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास डिग्रीज तो बहुत होती है बट उनको आवड़त नहीं होती, उनके पास स्किल्स नहीं होता है कि वह काम ले सकें। दिस इज नॉट ए परफेक्ट मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उनके पास सही तरीके से आर्ट्स नहीं है कि हाउ टू टेक वर्क। लास्ट है इसमें प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है डॉक्टर, सीए, लॉयर, व्हाटएवर। अब इसमें प्रोफेशन कैसे आ गया? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट इज अ बेस्ट प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? वह आपको बताता है कि आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। तो यह प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो बड़ी-बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल को हायर करती है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल मतलब बाहर से नहीं आते, फॉरेन से वो नहीं आते हैं कि हमने फॉरेन से हायर कर लिया। जो एमबीए प्रोफेशनल्स होते हैं या जिनके पास परफेक्ट नॉलेज होता है इंडस्ट्रीज का या कंपनी का, उनको हायर किया जाता है ताकि वो बता सके कि कहाँ पे लॉस होने के चांसेस होते हैं। और लॉस होने के चांसेस अगर आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो लॉस नहीं करोगे और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपकी प्रॉफिट है वो मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। यह मैं बताऊं आपको कि सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जा रहा है कि मैनेजमेंट को हायर कर लीजिए आप। पॉलिटिशियन, बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बड़े-बड़े ब्रांडिंग, जो बड़ी-बड़ी कंपनियां होती हैं ब्रांडिंग का काम करती हैं, उनको हायर करती हैं ताकि वो बता सकें कि किस तरीके से हमें प्रमोट करना है। तो भी प्रोफेशन है, और ये भी क्या है, मैनेजमेंट इज ए वन टाइप ऑफ प्रोफेशन। फ्रेंड्स, मीनिंग्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखने के बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होता है मैनेजमेंट का, उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखने के लिए हम देखते हैं इसके पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है और ये पॉइंट्स कौन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट हर जगह होता है, हर फील्ड में है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़े टाइम पहले कि मैनेजमेंट, आप स्कूल जाना है तो आप स्कूल जाने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। हर जगह एक छोटी सी फैक्ट्री है उसमें मैनेजमेंट की जरूरत है, एक स्कूल है उसमें मैनेजमेंट है, एक कॉलेज है उसमें मैनेजमेंट है, आपकी फैमिली है उसमें मैनेजमेंट होता है, और डे टू डे मैनेजमेंट हो रहा है। हर जगह हर एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं हम लोग, मैनेजमेंट के रूप में ही हम कर रहे हैं। भले हमें ये नहीं पता है कि हम लोग एक्चुअल में मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, बट वी आर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड वी आर डूइंग मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करेंगे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं हम उन रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, मैन, मटेरियल, मनी, ये सभी चीजों का सही तरीके से क्या होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। समटाइम ये देखा गया है कि कुछ इंडस्ट्रीज जो होता है वो मैन को, मटेरियल को और मनी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सही तरीके से वो उसका यूज नहीं कर पा रही है, एंड लेक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको सही तरीके से उसका यूज करना नहीं आ रहा है, और जब उसका यूज नहीं करना आ रहा है तो डेफिनेटली वह कंपनी क्या हो जाएगी? लॉस में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उनके पास मटेरियल है, जो उनके पास मनी है और जो उनके पास मशीनरी है, उस सब चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और वो आइडियली पड़ा है, वो फालतू पड़ा है। फालतू पड़ा है, फालतू पढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? वो वेस्ट हो रहा है, उसकी जो कीमत है वो कम हो रही है। इस तरीके का अगर आपके पास है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका लॉस होना स्वाभाविक है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों के पास आइडियली मनी है, वो पड़ी होती है, बेकार का पैसा उनके पास घर में पड़ा है, तिजोरियों में बंद है, लेकिन उसका सही तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं पता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ लॉस। अगर आपके घर में मनी है और उस मनी का आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे सही तरीके से, तो वह लॉस है। और जब लॉस है तो आप ऐसा लॉस बियर क्यों कर रहे हैं? आपको क्या करना है? कहीं ना कहीं आपको उसका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे पड़ा तो आप गड्ढे में ले जाकर फेंक दीजिए उसको, इसका मतलब ये नहीं है। बट उसको क्या करो, आप बैंक में कम से कम एफडी तो करा दीजिए उसका, आप म्यूचुअल फंड तो ले लीजिए, आप एलआईसी तो कराइए उसका, या किसी न किसी पर्सन को लोन तो दीजिए, ताकि कहीं से कुछ उसके बदले में जो आपने मनी इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न तो आपको मिले। जब रिटर्न मिलेगा तो आपने क्या किया? जो मनी की जो वैल्यू थी, आपने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। क्या किया आपने? आपके पास जो रिसोर्स है उसका आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया। नेक्स्ट आपका है accomplishment of objectives। accomplishment of objective means आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव आपको फुलफिल करना है, आपका जो भी डिजायर्ड गोल है, आपको फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है। आपके मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिट बढ़ सकती है। लेकिन कब? जब सही तरीके से जो टेक्निक्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कंसेप्ट है, इन सबको फॉलो करेंगे तब। उसके बाद आता है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है, अगर बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट करना नहीं आता है, तो उस बिजनेस का मालिक भगवान ही है। डेफिनेटली मैं बताऊं, अगर आपके पास स्किल नहीं है कि आपको बिजनेस को किस तरीके से ऑपरेट करना है, तो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा और बिजनेस लॉस करेगा। फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल, जैसे बहुत सारी फैक्ट्री या बहुत सारी कंपनी या बहुत सारी शॉप रोज ओपन होती है, रोज बंद होती है। क्यों बंद होती है? वो एक ही बात करते हैं, यार प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में मिस्टेक्स है, आप उसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, या उसको जो चूज जो किया है आपने जो सेलेक्ट किया है बिजनेस, वो बिजनेस एप्रोप्रिएट नहीं करता आपके प्रोफाइल से। तो ये सब चीजें क्या होगा कि आपको अगर सही तरीके से आप मैनेजमेंट करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा, नहीं तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? लॉस में जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ेगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। फिर नंबर का पॉइंट है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आपने सही तरीके से बिजनेस प्लानिंग की, आपका कंपनी प्रॉफिट करने लगी, तो आपको क्या होगा? आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में जनरेट कर सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, जब ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी तो आप ज्यादा लोगों को हायर करोगे, और इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या होगा? आप वरदान साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज से, यानी सिर्फ मैनेजमेंट करने से इतना सारा फायदा आपको मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? आपको करना ही चाहिए। आपको परफेक्ट मैनेजमेंट करके कम से कम आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना चाहिए। आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपका आप बढ़ा सको, लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप दे सको। उसके बाद नंबर आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा है, मेरे हर वर्ड में प्रॉफिट वर्ड आ रहा है, मींस अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप मैनेजमेंट सही से करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे, और अगर नहीं करेंगे मैनेजमेंट तो आपको भी पता है क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या सीखना है कि अगर प्रॉफिट जनरेट करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट जो स्किल्स है उस स्किल का यूज करना है और सही तरीके से आपको बिजनेस करना है।
फ्रेंड्स मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बिजनेस करने से पहले आपको जाके एमबीए की डिग्री लेनी होगी। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि एमबीए की डिग्री जरूरी नहीं है। एमबीए की डिग्री सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन देता है, आपके नॉलेज की गारंटी नहीं दे सकता वो। और आपको हमेशा नॉलेज की गारंटी आपको लेनी चाहिए कि नॉलेज आपको है कि नहीं है। अगर नॉलेज होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉलेज होगा तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो आपको क्या देखना है, अगर मैनेजमेंट सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का होगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा, नहीं होगा तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, प्रॉफिट का तो बात ही नहीं है। फ्रेंड्स उसके बाद सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट की अगर हम बात करें, सोशल बेनिफिट कैसे मिलेगा आपके मैनेजमेंट करने से, क्वेश्चन ही आएगा। तो सोशल बेनिफिट का मतलब होता है कि आप जिस रोड पे चलते हैं, आप सोचिए जिस रोड पे चलते हैं वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट कैसे बनाती है वो भी आपको पता होगा। गवर्नमेंट आपके टैक्स के द्वारा पैसे जो आप देते हैं, आप नहीं देते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपके फादर जो भी टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसे से क्या होता है, रोड बनता है। तो जब अमाउंट टैक्स की बढ़ेगी तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, बढ़ेगा। जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी गिवन बाय गवर्नमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। फैसिलिटी क्या होगा, गवर्नमेंट बढ़ाएगी। जब फैसिलिटी बढ़ाएगी तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको सोशल बेनिफिट मिलेगा। रोड और भी अच्छे हो जाएंगे। जो रोड खराब है, रोड और भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है। तो गवर्नमेंट खर्च किस, वो पैसा जो उनके पास, गवर्नमेंट के पास है, वह गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, सोशल मोटिव के लिए काम करती है। अगर उसके पास मनी ही नहीं रहेगा तो सोशल बेनिफिट की बात ही नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे सोशल वेलफेयर का काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मनी है। अब जो डेवलप्ड नेशन है, सिंगापुर है, अमेरिका है, चाइना है, ये सभी जो नेशन है वो सोशल सिक्योरिटी बहुत सारे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनके पास मनी है। और मनी कहां से? क्योंकि उनके जो वहां की कंपनियां हैं वो सही तरीके से बिजनेस को मैनेज करती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो वो लोग ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट हमें ही देती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है नेशन मोटिव। When you apply proper management skill to your company will generate more profit. And once your company generate more profit, you have to pay tax to the government. And finally, government will do social activity on large scale. So directly or indirectly, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशन के लिए काम कर रहे हैं, नेशन के प्रॉफिट के लिए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, नेशन को टैक्स के देके नेशन को प्रोस्परस करने के लिए वी आर डूइंग सच एक्टिविटी। सो वी हैव टू डू प्रॉपर मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट प्रॉपर मैनेजमेंट वी विल गेट मोर प्रॉफिट। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी YouTube चैनल अथर्व एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स के द्वारा बताएं।